हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम विज्ञान 9th महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 में आपके पेपर में पूछे जाते हैं अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ से हमने लिए हैं। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 1। कल मैं इसका 2 पार्ट लेकर आऊँगा। आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक भी प्रश्न आपका जो है एग्जाम से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका प्रश्न पूछा गया कि पदार्थ को परिभाषित कीजिए। तो आप ही जानते हो कि पदार्थ क्या होता है। कोई भी पदार्थ हो गया, जैसे किताब हो गया, ठीक है ना, पेन हो गया, तो जो भी वस्तुएं क्या होती है, स्थान घेरती है और क्या होता है, आयतन होता है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी पदार्थ कहलाती है, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु क्या हो गई जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान होता है, आपकी पदार्थ कहलाती है, मैटर कहलाती है। और आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर पदार्थ को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? नंबर 1 भौतिक गुणों के आधार पर, नंबर 2 रासायनिक गुणों के आधार पर। तो अब भौतिक गुणों के आधार पर आप जानते हो जो पदार्थ था कौन सा था, ठोस, द्रव तथा गैस। रासायनिक आधार पे जो पदार्थ को जो है विभाजित किया गया, उसमें कौन सा तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में आपका वर्गीकृत किया गया। इतना ही आपको पेपर में लिखना है पदार्थ के बारे में। जब आपका पेपर में पूछा जाए कि पदार्थ को परिभाषित कीजिए, तो क्या हो गया, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भौतिक गुणों के आधार पर, नंबर 2 रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया गया है, जबकि रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। आपसे पूछ रहे तत्व क्या होता है, तत्व केवल एक ही परमाणु से बना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तो दूसरा नंबर प्रश्न बोला है कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। आपने किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिया, बदलाव कर दिया, उस दौरान जो तापमान है वो स्थिर क्यों रहता है। तो आप सभी जानते हो जो ऊष्मीय ऊर्जा की जो आपूर्ति होती है ठोस या द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल में प्रयोग होती है। इसीलिए जो है किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तन के दौरान जो है तापमान आपका क्या रहता है, स्थिर रहता है, यानी कि निश्चित रहता है। तो आपका पेपर में कैसे लिखोगे, अगर ये प्रश्न बनेगा, ठीक है, बना है कई बार, इस बार भी बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्या है, तो ऊष्मीय ऊर्जा की आपूर्ति ठोस या द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल में प्रयोग होती है। इसीलिए जो होता है, क्या होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सअप, ये है नंबर 8709988089, इस पर आप लोग जुड़ जाइए। आपको इसकी PDF पूरी मिल जाएगी, क्योंकि पूरी तैयारी होगी और फुल तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3, ठीक है ना। बहुविकल्पीय पे प्रश्न हमने पहले ही करा दिए थे, आज मैं लघु लेकर आया हूँ, ठीक है। तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए कि ये पार्ट नंबर हमारा 1 है, पार्ट 2 भी इसका आएगा। ये लघु का है, पार्ट 2 हमारा दीर्घ में आ जाएगा। तो अगर आपको वास्तव में क्लास अच्छी लग रही है, तो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान हो रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर का हमारा प्रश्न बोला गया कि ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में कई बार बना है, इस बार भी पूरे चांसेस हैं, इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए। ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर। तो सबसे पहला जो होता है आकृति। तो आप जानते हो ठोस की जो आकृति होती है तो वो क्या होता है, आपका निश्चित होता है। द्रव का आकार जो है निश्चित नहीं होता है। आपने द्रव को या पानी को किसी गिलास में डाल दिया तो वो उसी के आकार का हो जाता है, ठीक है ना। जैसा जैसा बर्तन वैसा ही उसका क्या हो जाएगा, आकृति हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपका द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। इसी प्रकार गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। आपने सिलेंडर में गैस भर दी तो सिलेंडर के आकार की हो गई, ठीक है। आपने जिसमें भर दिया वो उसी के आकार की हो जाती है। तो आपकी जो आकृति केवल ठोस की निश्चित होती है, ना द्रव की निश्चित होती है, ना गैस की। इतना आपको पॉइंट क्लियर हुआ। आगे
आगे बात करते हैं हम लोग आयतन की। तो आयतन आप जानते हो ठोस का आयतन निश्चित ही होता है, क्योंकि ये पेन है, ये पेन को मैं दबा दूं फिर क्या हो जाएगा, वैसी अवस्था में आ जाएगा। रबड़ ले लो, रबड़ आप मिटाने वाली, आप उसको दबाओगे फिर उसी अवस्था में हो जाएगी। तो क्या हो गया, ठोस का आयतन क्या हो गया, निश्चित हो गया। और द्रव का आयतन भी कैसा होता है आपका, निश्चित होता है। जिसमें आप घोल दो, गिलास के आकार में घोल दिया तो गिलास का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव का आयतन क्या होता है आपका, निश्चित होता है। और गैस का आयतन आपका निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना। आगे गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हो कि ठोस में क्या होती है, गतिज ऊर्जा किस में ज़्यादा होगी, गतिज ऊर्जा उसी में ज़्यादा होगी जिसमें क्या होगा, आपका जो अणु हैं, ठीक है ना, अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो उसी में गतिज ऊर्जा जो है ज़्यादा होगी, मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से गति कर पाएँ। तो आप जानते हो कि ठोस में जो अणु होते हैं वो गति नहीं कर पाते हैं, क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो जो है ठोस की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही कम होती है कि नहीं, और चल फिर भी नहीं पाते हैं। इसी प्रकार द्रव में गतिज ऊर्जा क्या होती है, लेकिन किससे, ठोस से ज़्यादा होती है, और गैस से क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा। तो आप समझ गए होंगे कि गैसों में गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए गतिज ऊर्जा, तो आप कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, ठोस, फिर आप लिखोगे द्रव, फिर क्या लिखोगे आप, गैस। समझ में आ गया। ठोस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो द्रव से क्या होती है, कम होती है, यानी कि द्रव की ज़्यादा होती है। द्रव से ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होती है, गैस की। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, जिधर मुंह खुला होता है उधर ही ज़्यादा होती है। आगे विसरण, आप जानते हो विसरण क्या होता है, जो फैल जाए। तो आप जानते हो ठोस में विसरण होता ही नहीं है कि नहीं। और द्रव में क्या होता है, विसरण होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। ठीक है ना। तो द्रव में विसरण होता है, और गैसों में क्या होता है, तीव्रता से आपका विसरण होता है, यानी कि गैस में क्या होगा, तेजी से फैलती है गैस। ठीक है ना। मान लीजिए आप कहीं गैस सिलेंडर भराने गए होगे, तो वहाँ पे गैस सिलेंडर वाला गैस भरता है, उसमें बड़ी तेजी से वैसे निकलती है गैस, ऐसी क्या होती है, तीव्रता से फैलती है, और तीव्रता से क्या होती है, उसकी महक आ जाती है आपके पास। इसी प्रकार आपका द्रव में जो है कम होती है। ठीक है ना, धीरे धीरे विसरण होता है, और ठोस में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे घनत्व की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हो ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। द्रव का घनत्व क्या होगा, ठोस से कम, लेकिन गैस से क्या होगा, अधिक होगा। और गैस का घनत्व अत्यंत क्या होगा, कम होगा। तो इसको आप कैसे समझोगे, इसको आप समझोगे ठोस ग्रेटर देन द्रव, द्रव से बड़ा क्या होगा, द्रव से छोटा क्या होगा, गैस। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है घनत्व, उसके बाद का द्रव में, उसके बाद गैस में। गैस में क्या होता है, सबसे कम। तो गैस में क्या होता है आपका, सबसे कम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे अंतर को। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमने आपको बता दिया, लिंक आपको चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे सवाल नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि अंतरा आणविक बल को परिभाषित कीजिए। तो अंतरा आणविक बल क्या होता है, तो आप सभी जानते हो कि पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल अंतरा आणविक बल कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा सर आपने। गैसों में अंतरा आणविक बल न्यूनतम होता है, क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो द्रव में अंतरा आणविक बल क्या होता है, दुर्बल होता है। और ठोस में अंतरा आणविक बल क्या होता है, अधिकतम होता है, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य जो खाली स्थान होता है वो क्या होता है आपका, कम होता है। यानी कि ठोस में जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसीलिए ठोस में अंतरा आणविक बल अधिकतम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना चैप्टर। तो आगे हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आने वाले दीर्घ। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।